पुरानी मिलने से पहले की जो ब्लेसिंग्स याद आती हैं, वो याद आती हैं और लगता है कि गुरुजी आप तो तभी भी देख रहे थे, तब से भी मेरा ख्याल रख रहे थे। अब समझ आती है कि क्योंकि ये फीलिंग मेरे अंदर हमेशा थी कि मेरे साथ कोई है जो मेरे मुश्किल टाइम में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब वो कौन है, उस टाइम समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है। एंड अभी तो हर पल हमें गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील होती है, उनकी ब्लेसिंग्स हर चीज में समझ आती है। बिफोर मैरिज ऑल्सो मैं मिक्स्ड फैमिली से हूँ। एंड शिव जी के मंदिर जाती थी हर मंडे, और एक अच्छे हस्बैंड के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा के मांगती थी। एंड महाराज ने ही सुननी थी और महाराज ने ही ब्लेसिंग दी। उसके बाद साथ ही मैं मेरी आधी फैमिली सरदार फैमिली भी थी, सो मुझे शबद गुरबानी भी सुनने अच्छा लगता था। और फिर शादी हुई सरदार फैमिली में, तो बिल्कुल ही मुझे गुरबानी गुरबानी समझ आने लगी, सुनने लगी। एंड सारा टाइम शबद गुरबानी सुनते रहती थी। ये नहीं पता था ये महाराज ने ही सारी गुरबानी लिखी है, इसीलिए महाराज उससे जोड़े जा रहे थे। जब मैं 2004 में गुरु महाराज के पास गई थी, हम एक अलग ही टाइप की प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम थी कि हमारा एक घर है चंडीगढ़ में, जो उस टाइम से लेके अब तक हम उसे वो घर को हमेशा अम, ये क्या कहते हैं, देते हैं उसके लिए रेंट पे। तो जब हमने उस टाइम दिया था तो वो लोग बड़े पावरफुल थे, हमने गलती करी थी पॉलिटिकल फैमिली को देके। तो उनको दिया और उनकी नीयत बदल गई, वो घर खाली नहीं कर रहे थे और ना हमें रेंट दे रहे थे, और उन्होंने फैसला किया था कि हम अब इसी घर में रहते रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा वरिड थे और बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और सेंसिटिव नेचर के हैं तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थे। हर हफ्ते जाते थे चंडीगढ़ दिल्ली से, लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा था उनका, बिल्कुल भी कोई होप भी नहीं थी। उस समय मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें गुरुजी महाराज के बारे बताया, और यहाँ से मेरे घर से छोटा मंदिर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, और हम चले गए। यही समझा कि जो यहाँ पर गुरुजी महाराज मिलेंगे, वो कुछ ब्लेसिंग देंगे और काम बन जाएगा। लेकिन वो फेथ बिल्कुल नहीं था जैसे होना, जैसे आज है। एंड मेरे हस्बैंड जब उनके पास फर्स्ट टाइम गए, तो गुरुजी महाराज ने उन्हें पूछा, तेनू की चाहिए सरदारा। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो मेरे चंडीगढ़ का घर। तो महाराज ने उन्हें हमारे लेफ्ट एंड राइट एंड पूरे एरिया में जो आसपास के नेबर्स थे, सबके नाम लेके बताया, लेफ्ट में ये रहते हैं, राइट में वो रहते हैं, एज इफ के महाराज वहां पर चल रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि तू फिक्र ना कर, 2 महीने बाद घर मिल जाएगा। एक्चुअली हमने ये बात को बिलीव नहीं किया, सोचा ये बड़ी इम्पॉसिबल चीज है, घर तो मिलने वाला ही नहीं है, ये क्या होगा। तो 2 महीने बाद उनसे कोई पेपर वर्क में गलती हुई, और उनको कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि ये घर आपको खाली करना पड़ेगा। उस समय भी समझ नहीं आई कि महाराज की ब्लेसिंग के कारण ये सारा बात बनी है। वो उनसे गलती हुई और उनको हमें घर देना पड़ा। साथ ही मेरी मदर इन लॉ भी जाती थी, उनको एक सीरियस प्रॉब्लम थी हार्ट में, उनके वाल्व में, एंड आयोटा वाल्व था, वो लीक हो रहा था। एंड उसका इलाज यही था कि ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। और मेरी मॉम इन लॉ को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि सर्जरी होए। तो उन्होंने, जैसे कोई बच्चा अपने बाप से शिकायत करते हैं, वैसे गुरुजी को कहा, ए मैनू कहते हैं कि ऑपरेशन करना है। तो गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हो गए कि मुझे अब ये लोग क्या कहेंगे, मेरे को तो गुरुजी ने मना कर दिया कि सर्जरी नहीं होगी।
चलो सर्जरी नहीं हुई एंड मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहे एंड अप टू हर लास्ट ब्रेथ वो ठीक थे। और जब गए तो बड़े आराम से 1 सेकंड में चले गए। एक शादी पे थे, शादी पूरी एंजॉय करके हंसते खेलते इस दुनिया से गए, कोई सफरिंग नहीं हुई। एंड मैं जब जब अपने गुरु महाराज के आगे माथा टेकती थी, महाराज मुझे कहते थे तू ऐश कर। मैं सोचती थी महाराज सबको यही ब्लेसिंग देते होंगे, मैंने इस ब्लेसिंग को बहुत स्पेशल नहीं समझा। लेकिन ये बहुत स्पेशल ब्लेसिंग थी और है। और कभी कभी तो महाराज कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। अब उस टाइम पे अगर मैं सोचूं, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी आज से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और हर तरह की प्रॉब्लम थी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर चीज में प्रॉब्लम ही थी। बहुत डिफिकल्ट था, शायद इसीलिए महाराज आए। क्योंकि महाराज जब जब आए हैं तब 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 वो तब आए हैं जब, मतलब हैं तो हैं ही, बट उन्होंने जब अपनी प्रेजेंस दिखाई वो तभी दिखाई जब मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी एक सपोर्ट की और एक हेल्प की। महाराज ने कहा तू ऐश कर, तो मैंने लाइटली लिया। लेकिन आज महाराज ने मेरी जिंदगी एकदम बिल्कुल ही चेंज कर दी है। मैं जितना उनका शुक्र करूं उतना ही कम है। बिकॉज एक एक करके उन्होंने सारे कांटे निकाल दिए। अब मेरे दोनों बेटे भी जाते थे और तभी वो स्कूल में थे, क्लास 9 एंड क्लास 7, छोटे बच्चे थे। एंड उनका गुरुजी महाराज का टाइमिंग इतना अच्छा था कि बच्चे अपना होमवर्क करके फ्री होके चलते थे। हम चारों कट्ठे, 4-5 कट्ठे कभी नहीं जाते थे। कभी दो जाते थे, कभी, मतलब मैं तो हमेशा ही जाती थी। कभी मेरे साथ बच्चे थे, कभी नहीं थे, कभी मदर इन लॉ थी, कभी हस्बैंड थे, ऐसे। एनीवे महाराज ने तो ब्लेस करना ही था, बिकॉज वो तो देने ही आए थे। वो बच्चों के ऊपर उन्होंने अपनी दृष्टि डाली और बच्चे उनके सामने बैठ के लंगर खाते थे। तो नेचुरली अब समझ आती है कि बच्चे आज इतने ब्लेस्ड क्यों हैं, क्योंकि उन पर महाराज का साथ और सहारा है। जो भी कमी थी, मेरे छोटा बेटा थोड़ी पढ़ाई में वीक था, लेकिन वो आगे जाके महाराज की कृपा से इतना इतना होशियार हो गया कि सब कहने लगे कि ये तो जीनियस है। मतलब महाराज ने ऐसे पलटी मारी उस बच्चे के लिए। एंड मुझे भी देखो महाराज ही गाइड करते होंगे, जो मेरे अंदर महाराज की ही आवाज होगी। क्योंकि जब वो क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम्स दे रहा था, तो मैं, एक मेरे पास एक कीचेन था प्लास्टिक का, जो मैं एक कप पानी लेके उसमें गुरुजी का वो कीचेन डाल के सुखमनी साहब का पाठ करती थी और बेटे को एग्जाम्स से पहले पिला देती थी। यही जल प्रसाद बना के, मुझे समझ नहीं थी, किसी ने नहीं बोला था कि ऐसे जल प्रसाद बनता है, लेकिन महाराज की गाइडेंस से मैंने माइंड में ही अपने आप ही, अपने आप तो नहीं, महाराज के अंदर बैठे थे, उसको पिलाया और वो बच्चे की बिल्कुल कहानी बदल गई। एंड वो जब वो कॉलेज गया, अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड में उसे स्कॉलरशिप्स मिली, जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी। वो वैसा बन गया वो बच्चा। बड़ा वाला तो हमेशा ही स्कूल से लेके अब तक हमेशा ही ब्राइट था। मुझे उसके लिए कुछ ये सब नहीं करना पड़ा। बट दोनों ही ब्लेस्ड हैं, दोनों बहुत हार्डवर्किंग गुड बच्चे हैं महाराज की कृपा से। बिकॉज अभी रिसेंटली मैं 2-3 दिन पहले रघुराय अंकल से मिली थी और मैंने कहा अंकल, आपकी बेटियां तो बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग वही लाइन में इकट्ठे होते थे अंदर जाने के लिए छोटे मंदिर में। तो ऐसे ही, अब तो मैंने, वो कहते हैं आप मिले हो गुरुजी से? ऐसे अंकल बिल्कुल मिले हैं आपके। हम सब इकट्ठे ही होते थे, बट नेचुरली उस टाइम कोई किसी को नहीं जानता। कहते हैं आपने देखा है कि आजकल के बच्चे कैसे हैं और हमारे बच्चे कितने अलग हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये, कि दुनिया कहाँ जा रही है इनको कोई मतलब नहीं है। इनको महाराज ने इनका दिमाग बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, जो लेफ्ट या राइट नहीं देखते, बिल्कुल अच्छे कर्मों में और
फोकस्ड रहते हैं अपने काम में। सो ये सिर्फ और सिर्फ महाराज की कृपा और ब्लेसिंग है, नहीं तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है एज पेरेंट्स। हमने हम कोई क्रेडिट नहीं लेते। अम, अब ये बच्चे कैसे आए इसमें भी कृपा ही अब समझ आती है। तब मैं गुरुजी को ना जानती थी और कुछ नहीं। बट मेरी जैसे ही शादी हुई तो कुछ कुछ ही दिनों के बाद, कुछ दिनों मतलब एक हफ्ते के बाद हम हनीमून जा रहे थे। और मैं रास्ते में थी, गाड़ी में थे हम। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला मेरे को ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो मैंने भी लाइटली लिया, मैंने कहा ये कुछ होगा, तो कुछ स्टोन पास हो रहा होगा। तो कहते हैं ठीक है, पर इतनी ज्यादा पेन बढ़ गई कि हम वापस आ गए, हम गए ही नहीं, आगे ही नहीं गए। वापस आए, डॉक्टर को दिखाया, तो वो उसने अल्ट्रासाउंड किया तो वो कहती है कि जो ओवरीज हैं उसके ऊपर सिस्ट्स हैं। दोनों ओवरीज के जो सिस्ट है वो ट्विस्ट होकर पूरी बॉडी, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे अंदर इन्फेक्शन फैला हुआ है पूरा का पूरा। और ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन होगा, और मैं जितनी क्लीनिंग कर सकूंगी मैं कर दूंगी, बट आप लोग टाइम ना वेस्ट करो, इसको इमिडिएटली करवाओ। अब जब उसने किया तो उसको एक ओवरी निकालनी पड़ी और एक ट्यूब निकालनी पड़ी। दूसरी ट्यूब उसने कहा कोई अच्छी हालत में है ही नहीं। और एक और जो ओवरी रह गई थी उसको भी उसने स्क्रेप किया। एंड शी सेड के बहुत इम्पॉसिबल केस होगा, है, जो इनका बच्चा ही नहीं हो सकता। उसने ये इन लॉज को भी बता दिया डॉक्टर ने कि सॉरी आप ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बन सकते। नेचुरली वो इतने ज्यादा अपसेट थे कि अभी तो शादी हुई और अभी ही ये न्यूज आ गई। सो वो भी बहुत डिस्टर्ब थे। मुझे भी थोड़ी देर के बाद ये बात पता लगी जो शुरू शुरू में डॉक्टर ने मुझे नहीं बताई। एंड मेरे हस्बैंड भी अपसेट थे, एंड पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे को बच्चों का बहुत ही शौक था। और मैं तो मतलब कोई होप ही नहीं रह गई। बट एक अंदर अगेन गुरुजी ही होंगे, उनकी आवाज, उन्होंने वही आवाज कहती थी, मेरी पॉजिटिव माइंड हो गया इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव। यही आवाज थी कि नहीं बच्चे होंगे, नहीं बच्चे होंगे। अब मैंने 3 साल सारी दिल्ली के डॉक्टर देख लिए, अच्छे डॉक्टर, और सबने बोला नहीं हो सकता, बच्चा हो ही नहीं सकता, अंदर वो सिस्टम में वो पार्ट्स ही इनकम्प्लीट है, होगा ही नहीं। अब 3 साल के बाद हमें बॉम्बे जाना पड़ा। एंड क्योंकि वहां पर हमारी सेपरेशन हो रही थी पार्टनर्स के साथ बिजनेस में, तो मेरे हस्बैंड को जाके बॉम्बे का ऑफिस संभालना था। उस वो अरदास मेरे महाराज ने सुनी जो हमें बॉम्बे भेजा। और एक बहुत अच्छी डॉक्टर वहां मिली जिसने कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसने इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल तो बोला ही नहीं। अम, मैं उसके पास जाने लगी। एंड उसने कहा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। बट वो फर्स्ट स्टेप पे ही मैं बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। अब ये चीज जो सब कह रहे थे इम्पॉसिबल, ये महाराज ने पॉसिबल करी। बिकॉज मेडिकल हिस्ट्री में ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन महाराज ने बॉम्बे पहुंचाया, वो डॉक्टर के पास पहुंचाया। एनीवे सब हो गया। एंड आफ्टर 5 years मेरा पहला बेटा आ गया। अब हमने कभी सोचा नहीं कि हम डॉक्टर पास जाएं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया और हो गया। तो हमने सोचा अब तो नॉट, सेकंड तो होगा ही नहीं। लेकिन जब मेरा बेटा 1 साल का था तो विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन मेरा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और मेरा दूसरा बेटा आया। अब मैं समझती हूँ, जब मैं दूसरों के सत्संग सुनती हूँ कि जब महाराज ब्लेस करते थे कहते सी लो एक और मुंडा ले ले, ऐसे ही हुआ। बिना उन्होंने कहे उन्होंने मुझे दूसरा बेटा दिया। एंड जब जब बच्चे, मतलब उस टाइम भी मैं बहुत पाठ तो बहुत ही करती थी हमेशा ही। जब जब बच्चे बीमार होते थे तो हमारे ग्रंथ साहब में से एक ना एक शब्द जो हेल्थ के लिए होता है,
वो मैं निकाल के उनके लिए पाठ करती रहती थी, वही शब्द बोलती रहती थी। सो मैंने हमेशा मालिक का ही ओट आसरा लिया है, और उनका नाम ही हमें आगे ले गया। ये ही गुरुजी थे जो मेरे अंदर से मेरे से करवा रहे थे। एनीवे, जब बच्चे जब कॉलेज गए तो अच्छे हो गए। अच्छा, उन्होंने दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, और वो वहीं पर कहते थे कि हमने अब यहीं रहना है, हम यहीं काम करेंगे और यहीं सेटल हो जाएंगे। बड़ा बेटा कहता था कि मैं अब पेरिस में 1 साल काम कर चुका हूँ, मैं अब इंडिया नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। छोटा बेटा ने पोस्ट ग्रेड खत्म करके पीएचडी शुरू कर ली। उसने कहा कि मैं यहाँ पर डॉक्टरेट करके यहाँ पर प्रोफेसर बन रहा हूँ। सो मेरे हस्बैंड कभी फोर्स नहीं करते थे, ना मैं बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डाला, और सोचा कि ठीक है, अभी इनकी लाइफ है, ये जाने इन्होंने क्या करना है, किस में इनकी खुशी है। तो लेकिन महाराज की मर्जी कुछ और थी, बिकॉज बच्चे तो महाराज के थे, उन्होंने प्लानिंग करी होती है। तो जब कोविड आया तो दोनों बच्चे इंडिया आए। दोनों बच्चे इंडिया आए, और उसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा कि कैसे जब लास्ट फ्लाइट यूके से आ रही थी, एक एकदम मतलब डांट के बड़े बेटे ने बोला कि मैं उसकी फ्लाइट बुक करा रहा हूँ, वहां पर लॉकडाउन हो गया है, अगर आपने उसको अब नहीं बुलाया इंडिया तो वो वहीं रह जाएगा, फंस जाएगा उधर, बिकॉज लॉकडाउन हो रहे हैं। और हमने सोचा कि ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, अभी हफ्ते में बंद हो जाएगा। लेकिन वो लॉकडाउन चलता ही गया और बेटा यहाँ पर आ चुका था। तो ये महाराज की करनी थी। एनीवे, दोनों बेटे इंडिया आए और यहाँ पर 3-4 महीने ऐसे ही टाइम निकाल दिया, फिर ऑफिस जाने लगे। जब ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हमारे ये इस ऑफिस में इन हमारी जरूरत है बहुत, नहीं तो ये तो काम खराब हो जाएगा। और उनको मजा आने लगा, अच्छा लगने लगा, और अपने अपना ही काम संभालने। तो इन्होंने काम संभाला, और बहुत बारी इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि बिल्कुल चलो मैं आपको वो इंसिडेंट्स बता ही देती हूँ कि जहां जहां इन्होंने देखा कि बहुत गलत हो रहा है और काम ही ऐसे मतलब खत्म हो जाएगा, तो इन्होंने वो चीजें पहले तो ठीक करी। तो सबसे पहले ये था कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, पूरा अकाउंट्स करप्ट था, और वो इतनी ज्यादा चीटिंग कर रहे थे, इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं, घपले कर रहे थे कि अ, मेरे बेटे ने बोला कि देखो यहाँ पर जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और ये हमारी कंपनी को खाली करके रह जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये ना हमारे बेटे हैं, ऐसे नहीं बोलो इनके लिए। तो बेटे ने बोला चलो मैं अपने पापा को प्रूफ दूंगा, बट उनको मानना पड़ा। हाँ जी। सो एक दिन ऐसे आया कि मेरे बेटे ने कहा कि अब उनको बोला सबको कि अपने अपने लैपटॉप्स मुझे दे दो, अपने अपने फोन्स मुझे दे दो, और अपने पासवर्ड्स दे दो। उसमें सारा का सारा प्रूफ क्लियर आ गया कि ये कितनी चीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हटाया, और नए अकाउंटेंट्स लेके नया सिस्टम शुरू किया। अम, अच्छा, उसके बाद हमारा जो काम है वो है ट्रक्स का। तो उसमें भी क्या हो रहा था कि डीजल ज्यादा लिखवा रहे थे, और उतना यूज नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि हमारे जो ये ड्राइवर है ये सब करप्ट है, इनको हटाना पड़ेगा। तो अगेन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे करेगा तो सारी सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, काम बंद हो जाएगा। कहता है नहीं, जो चीटर्स हैं उनको नहीं रखना।
तो उनको भी हटाया सबको, और गुरुजी की कृपा से सब नए जो ड्राइवर आए अच्छे आए, लेकिन उसमें से एक ड्राइवर ठीक नहीं था। उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि एक दिन मेरे को रात को 2 बजे, नहीं 12 बजे फोन आया बेटे का कि हमारा एक ट्रक गुम गया है, मैं जा रहा हूँ, और मैं अपने साथ ये 3-4 लोगों को लेके हिसार जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर लास्ट ट्रक मिल दिखा था। तो ठीक है, मैंने कहा ये तो हमारे लिए ये इतनी कॉमन चीज नहीं है, मगर ये चीज प्रॉब्लम है। तो उसके बाद वहां जब पहुंचा तो 2 बजे फोन आया मुझे कि मॉम ट्रक तो मिल गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं सो गई। सुबह जब उठी तो मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट थे, बहुत बहुत गुस्से में थे। वो कहते हैं कि देखो क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया। कहते हैं कि वो ट्रक में ड्रग्स मिले, क्योंकि ड्राइवर ने कहीं गाड़ी रोक के ड्रग्स डाले। अब ये बहुत ही सीरियस केस होता है, जिसमें हम हमारी एक तो पूरी कंपनी का नाम एंड रेपुटेशन खराब हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, एंड हम सब जेल जा सकते थे। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा बहुत बहुत है कि जिस ड्राइवर ने रोक के गाड़ी में ड्रग्स डाले, उसने एडमिट किया कि हाँ ये मैंने किया, ये ट्रक वालों, ये ओनर्स ने नहीं किया। सेकेंडली, ये ड्राइवर ये ही हरकत पहले कर चुका था, तो उन्होंने उस ड्राइवर को बंद कर दिया। महाराज ने ऐसी हेल्प भेजी। एक कोई फ्रेंड्स थे हमारे वहां पर, उन्होंने बेस्ट लॉयर, बेस्ट पुलिस के लोगों को से हमें कनेक्ट किया, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। अब जिसका सामान उस ट्रक में था वो भी गुरुजी महाराज की संगत थी। सो महाराज ने पूरी हेल्प करी और पूरा निकाल दिया इस मुसीबत से। उसको, वो जिनका सामान था उनको उनका माल मिल गया, हमें हमारा ट्रक वापस मिला। थोड़े दिन के लिए मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा, वो कोर्ट के केस जब चलते हैं, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया। ये बहुत महाराज की कृपा हुई। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां महाराज बच्चों के साथ हैं और उनकी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत, नहीं तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता बिना महाराज की हेल्प एंड कृपा से। सो ऐसे ही अब मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ कि 2019 में मैं एक मेरे हस्बैंड के साइड से फैमिली में शादी थी, और मैं सैन फ्रांसिस्को गई थी, सॉरी कैलिफोर्निया गई थी वहां पर वो शादी के लिए। अब यहाँ पर इंडिया में एक एक बहुत बड़ी इशू आ गया था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। वो पर्सनल इशू मेरी अपनी ही थी, अकेली की। तो मैं यहाँ से जब गई इंडिया से, मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। ऊपर से तो मैं हंस रही थी, दिखा रही थी कि मैं शादी में हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत टूटा हुआ था। तो जब मैं वहां गई, आप देखो कि जब जब मेरे को जरूरत थी गुरु महाराज की, महाराज ने कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाई। सो वहां एक लड़की आई थी न्यूयॉर्क से, वो फ्रेंड्स थे उस फैमिली के, और वो आई थी। जब वो आई तो वो मुझे कहती है यू आर माई गुरु बहन। अब मैंने कहा मैं तो इतना गुरु जी का, मतलब ना ब्रेसलेट ना कुछ, तो ये कैसे कहती है मुझे ऐसे। तो कहती है नहीं, यू आर माई गुरु बहन। और वो हमेशा गुरुजी की बातें करती रहती थी। तो वैसे भी उसने इतना प्यार दिया, हालांकि उसको कुछ नहीं पता था, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जब वो ऐसे बोलती रही, गुरुजी की बातें करती रही, तो मैंने सोचा कि शायद ये इतनी बातें करती है इसीलिए गुरुजी महाराज मेरी ड्रीम में आए हैं। लेकिन वो बात नहीं थी, गुरुजी साक्षात आते हैं। तो एक दिन महाराज मेरी ड्रीम में आए। अब मेरा मेंटल स्टेट तो ये था कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तो मैं पूरी पूरी रात कोई शब्द, गुरबानी या पाठ सुनती रहती थी कान में लगा के। इसी से मेरे को थोड़ी सी नींद आ जाती थी। और
दिन में ये सत्संग सुनाती रहती थी। तो ये तरीका था गुरुजी का मुझे कंफर्ट करने का, नहीं तो शायद मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती। अब एक दिन वहां पर ही महाराज जब मेरी ड्रीम में आए, तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी पीठ पे हाथ फेरा और मुझे चाय प्रसाद पिलाई और समोसा प्रसाद खिलाया। मैंने सोचा ये इतनी बातें करती हैं गुरुजी की, इसीलिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में महाराज हैं और इसीलिए वो मेरी ड्रीम में आए हैं। ये नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन इज नॉट ऑर्डिनरी, बट डेफिनेटली जब महाराज ड्रीम में आए उसके बाद मेरा माइंड, मेरा मेंटल स्टेट अच्छा से और अच्छा होने शुरू हो गया और मैं ठीक होने लगी। फिर मैं वापस इंडिया आई। जब मैं वापस इंडिया आई, दोबारा वो ही प्रॉब्लम्स, वो ही इश्यूज वापस आने लगे। तो जब वो वापस आने लगे, मैं फिर वही की वही वापस डिस्टर्ब होने लगी। जब मैं डिस्टर्ब होने लगी, दोबारा महाराज मेरी ड्रीम में आए। इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी और महाराज ने चाय प्रसाद पिलाई और मेरे को कंफर्ट किया फिर से। सो डेफिनेटली महाराज मेरी लाइफ में आ ही गए उसके बाद। फिर हमेशा के लिए ही मेरा फेथ ऐसा बना, इतना पक्का विश्वास हो गया कि वो जर्नी आज तक एक डिफरेंट टाइप की ही है, जो मैं बता ही नहीं सकती। जैसे कि महाराज लाइफ में तब तो आए थे फिजिकली, बट अब इतना है कि मैं बताई मैं एक्चुअली फील ही कर सकती हूँ। जो तुम फील कर सकते हो तुम कह ही नहीं सकते। उन्हीं दिनों में एक संगत थी जो अच्छा, जो लड़की मेरे से गुरुजी की बातें करती थी, वो मुझे लिंक्स भेजने शुरू कर दिए उसने। एंड वो लिंक्स में मैं रोज एक क्लिक करती थी और किसी ना किसी का सत्संग सुनती रहती थी। और समझने लगी कि गुरुजी क्या चीज है, क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, हर चीज कर सकते हैं। सो एक दिन मुझे एक मैसेज आया एक संगत का, और उसने कहा कि आपके पास शिव पुराण है। तो मैंने कहा नहीं, और मैं नहीं जानती थी कि शिव पुराण गुरुजी पढ़ने के लिए कहते हैं। मैंने कहा नहीं है। तो कहती अपना एड्रेस दे दो। अब मैंने सोचा ये ऑस्ट्रेलिया से मैसेज कर रही है, ये क्या शिव पुराण तो भेजेगी नहीं, भेज नहीं पाएगी, तो मैंने दे दिया। लेकिन 3 दिन बाद जब शिव पुराण घर आई, तो मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो, मेरी हिंदी इतनी बेकार है कि मैं कैसे पढ़ूंगी। अगले दिन का जो सत्संग मैंने क्लिक करके सुना जूम पे, तो वो उस सत्संग में वो संगत कह रही थी, वो कह रहे थे कि जिनको हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो यूट्यूब में सत्संग सुन के, शिव पुराण खोल के सुन सुन के एक हर हर दिन एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये तो मुझे लगा कि बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आ गया गुरुजी से, और मैंने इमीडिएटली शुरू किया। अब उस बात से आज तक आई थिंक 5 बारी शिव पुराण की रीडिंग चल रही है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। अम, ये हुआ। और मैंने फिर ऐसे ही मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की। मैंने कहा मतलब ये सिर्फ मेरी माइंड में बातें होती थी कि गुरुजी आपकी जो संगत है ना, इसमें बड़े मिक्सचर लोग हैं, और काफी लोग लगता है जैसे नेटवर्किंग करते हैं, और ये थोड़ा सोसाइटी की बातें ज्यादा और फोकस कम, के जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल महाराज के ऊपर फोकस रखें और इधर उधर की सोच ही ना रखें बीच में। बिकॉज अगर पार्टी करनी है तो कहीं और चले जाओ, मगर ये तो सत्संग होता है। तो ऐसे मैंने एक अरदास की अपने माइंड में। गुरुजी से तो मांगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं पता था कि मांग भी सकते हैं। लेकिन जब ये बात मैंने सोची, तब ऐसे हुआ कि बिल्कुल लॉकडाउन शुरू होने से शुरू ही हो रहा था, एंड कोविड बिल्कुल शुरू ही हो रहा था। मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुन के, उनका नंबर था मेरे पास, मैंने कहा अगर मैं सत्संग रखूंगी तो आप आओगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आऊंगी। तो उन्होंने कहा आप मुझे पूछ रही हैं कि आप किसको बुला रहे हो? मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ आपका नाम लिया है। आप किसी को लेके आना चाहोगे?
तो वो कहती मैं 5 संगत लेके आऊंगी, प्योर संगत। अब देखो ये अरदास महाराज ने सुन ली इमीडिएटली। और वो 5 संगत आज तक मेरी इतनी पक्की सहेलियां हो गई हैं, बिकॉज उनमें से जैसे कहते हो ना कि महाराज की खुशबू आती है। जैसे महाराज कहते हैं वो वैसे जीते हैं। वो वैसे उनके घर में जब सत्संग होते हैं पूरा फोकस चलता है। कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ महाराज की, महाराज की बातें, अच्छी बातें, क्लीन बातें, कोई गॉसिप नहीं, जैसे महाराज सिखाते हैं। सो ये बातें सब महाराज सुनते हैं और आपकी पूरी करते हैं। अम, ऐसे ही ना मैं अभी वापस चली जाती हूँ जिस टाइम पे मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी होती थी। तो उस टाइम पे एक दिन गुरुजी महाराज ने ओल्गा आंटी को खड़ा किया और कहा कि 10 अपना सत्संग सुना। अब मैं अब ये बताती हूँ कि पहले हम डाउट करते थे, आज हम कितने चेंज कर दिए महाराज ने, ये महाराज ही कर सकते हैं। तो उसने अपना पूरा सत्संग सुनाने लगी। तो वो कहती है कि मेरे को गुरुजी ने कहा तू डांस कर, तो मैं डांस करने लगी। और वहां से कहीं पर उसके हस्बैंड के अफ्रीका में हेलीकॉप्टर फंसे हुए थे, गुरुजी ने वो छुड़ा दिए उसी टाइम पे। तो मैंने कहा ये कैसी की, ये क्या बात है, ये कोई स्टोरी बड़ी अजीब है कि ये यहाँ डांस कर रही है, वहां हस्बैंड के हेलीकॉप्टर छूट रहे हैं। मगर आज उस बात को हम समझ पाते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात है। एंड और एक मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ जो उस टाइम का था, जब हम महाराज के बारे बड़ी क्यूरियोसिटी रखते थे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बार कोई बड़ा फंक्शन था, शायद गुरु जी का बर्थडे होगा या गुरु पूर्णिमा होगा। इतना रश नहीं होता था जैसे आजकल होता है। तो मैं अंदर जा रही थी बड़े मंदिर के वो रास्ते, अंदर अंदर चलते चलते। तो वहां एक सरदार कपल मिला मुझे, जो जिनको मैं किसी और जगह से पहले जानती थी। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे वाह आप इधर भी आते हो। तो वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने करी है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग। सो वो कहने लगे कि हमारी ये जो बेटी हमारे साथ चल रही है, 12 साल की बेटी होगी। तो वो कहती है कि वो लेडी कहती है सरदार कपल था। एंड सरदार कपल तो मतलब हम सोचते हैं ना कि ये सरदार होके यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब कोई खास बात होगी। तो वो कहती है कि उनकी बेटी के सारे ऑर्गन्स डेड हो गए थे और ये स्कूल 6 महीने से इसका जाना बंद हो गया था। डॉक्टर्स ने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डे बाय डे ये और वीक होती जा रही है। वो बेड पैन देते थे, बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। किसी ने पेरेंट्स को बोला कि आप इधर चले जाओ एम्पायर स्टेट, वहां पर एक गुरुजी हैं। तो वो चले गए, उन्होंने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। जब वो वहां गए तो गुरुजी महाराज के आगे उन्होंने अरदास करी। तो महाराज ने कहा कितनी इजी बात कही उनको, कि आप जपजी साहब का पाठ करो। तो ये घर गए, इन्होंने एक ही बार, पहली ही बार जब जपजी साहब का पाठ किया, तो उनकी बेटी फर्स्ट टाइम उठ के अपने आप बाथरूम चली गई। उसके बाद वो ठीक ही ठीक होती गई और वो बिल्कुल ठीक हो के अब बड़े मंदिर जा रही थी अपने माँ पेरेंट्स के साथ। अब जहाँ डॉक्टर जवाब दे चुके थे वहां बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैंने एक बात सुनी, ये महाराज ही सुना रहे थे, दिखा रहे थे कि मैं तो भगवान हूँ। लेकिन उस टाइम हम समझे नहीं। ऐसे में एक बारी 2008 या 9 की बात है, बड़े मंदिर से वापस आ रही थी। और मैंने गाड़ी में वापसी में ऐसे सोचा कि सब कहते हैं कि गुरुजी की खुशबू आती है। अब मैं सोच रही हूँ गुरुजी की खुशबू सबको आती, मुझे तो आती नहीं। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मेरा पूरा घर ऐसे खुशबू से भरा हुआ था, इतना पूरा का पूरा घर, कोई कोना नहीं खाली गया। कि गुरुजी ने वो भी दिखा दिया। एंड और भी एक संगत हैं जो आज संगत हैं, उनकी भी बात बताती हूँ कि महाराज क्या क्या करते हैं। जो लोग गुरुजी को नहीं मानते,
महाराज उनको भी ब्लेस करते, अ, उनके लिए कोई ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि ये संगत है या वो, क्योंकि वो सिर्फ देना ही जानते हैं। तो वो हमारे लिए काम करते थे। ये एक अंकल हैं, और उनका बेटा उस टाइम 8 साल का था, और उसके एक एक करके सारे नर्व्स डेड हो रहे थे, पैरों से लेके ऊपर ऊपर। वो वो प्रॉब्लम बढ़ रही थी। और शुरुआत ऐसे हुई कि एक दिन वो अपने बेटे को उठा रहा था स्कूल के लिए सुबह। तो बेटा कहता है मैं नहीं उठ सकता, मेरे को मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो फादर ने सोचा बच्चा ऐसे ही बहाना बना रहा है स्कूल मिस करने के लिए। तो उसने उसको उठाया और बोला चल खड़ा हो। और वो बच्चा गिर गया। तो उसको 100 बुखार था। तो उसने अपनी वाइफ को बोला इसको जा डॉक्टर को दिखा दे, और वो खुद काम पे चला गया। थोड़ी देर के बाद वाइफ का फोन आया कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हस्बैंड ने सोचा 100 बुखार में बीवी हॉस्पिटल लेके जा रही है, तो उसने बात को इग्नोर किया। उसके बाद वाइफ का दोबारा फोन आया कि हम इसको आईसीयू में डाल रहे हैं। तो भी उसने सोचा, कहते इतनी सी बात के लिए आईसीयू की बात कर रही है। फिर भी उसने ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, पर थोड़ा फिक्र में आ गया। जब उसके बाद बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया, तो उनको समझ आई कि ये कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम थी भी बहुत सीरियस। उसकी उसको कोई बहुत ही रेयर नर्व्स की डिजीज थी, जो इस दुनिया में 1 इन पता नहीं कितने मिलियन को होती है। एंड डॉक्टर सेड कि हम नहीं कुछ कर सकते इसके बारे, ये तो हमें इसका इलाज ही नहीं आता। अब गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं। ये जो अंकल थे जिनका बेटा था, ये नास्तिक था। किसी भगवान में, किसी भी मंदिर में, कहीं किसी चीज में उसको विश्वास नहीं था। वो कहता था जो इंसान है, जो बन गया है, वो अपनी मेहनत से कर रहा है, अगर खाता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई से खाता है। आप लोग सब अपने क्रेडिट दे देते हो किसी ना किसी भगवान को या किसी चीज को। तो वो कहता है मैं किसी भगवान को मानता नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब बेटे की फिजियोथेरेपी होती थी, तो वो एक डॉक्टर जिगीशा, वो करती थी इसकी फिजियोथेरेपी। तो उसने बेटे के फादर को बोला कि आप मेरे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया, और कहा कि इसको इसकी पिलो के नीचे रख दो। फादर ने सोचा इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। अब तक वो फादर सब कुछ कर चुका था। वो सारे टोटके, सारे जो कुछ कहता था ये करो, इस बाबा के पास चले जाओ, कर चुका था। जब उसने बेटे के तकिए के नीचे गुरुजी की फोटो रखी, तो वो बेटा वेंटिलेटर से निकल के आईसीयू में आया, और धीरे धीरे आईसीयू से रूम में आ गया। अम, कुछ दिन के बाद वो फोटो मिसिंग थी, किसी को नहीं मिल रही थी, कहाँ चली गई। अब वो फोटो कहाँ पहुंची, किसी और के पिलो के नीचे, जो वेंटिलेटर पे था। सो वो भी ठीक हो गया, जो भी थे। तो महाराज ने किसको ब्लेस किया, जिसको गुरुजी के बारे कुछ पता ही नहीं था। एनीवे ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, इसकी नर्व्स की जो इश्यू थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और ये बास्केटबॉल अपने बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना। आज वो बच्चा पढ़ के अच्छा लायक बच्चा ब्रैम्पटन में काम कर रहा है। वहां पर भी उसे एक फैमिली जिनके पास रहता है, वो सुबह 4 बजे भी उठ के इसका खाना पैक करके देते। ऑल आउट ऑफ लव, एक इंडियन फैमिली है, प्यार, मतलब प्यार इतना है आपस में। तो महाराज ने वहां भी इसका इंतजाम किया, और पूरी की पूरी फैमिली गुरुजी की डिवोटी हो गई है। ये इकट्ठे ये सत्संग करते हैं, ब्रैम्पटन में भी, इंडिया में भी। ये है हमारे गुरुजी, जो सिर्फ देना ही देना जानते हैं। अब मैं अपनी अपनी एक बड़ी रीसेंट बात सुनाती हूँ, क्योंकि अम, कुछ चीज थी जो अगेन मेरे को बहुत ज्यादा अपसेट कर रही थी, और मैं 3-4 दिन लगातार गुरुजी ने मुझे सत्संग पे बुला रहे थे, और मैं जा रही थी। तो मैं 3-4 दिन जब लगातार सत्संग सत्संग पे चलती गई,
जाती गई तो मैं गुरुजी के आगे मेरा ध्यान तो जाता था, लेकिन ज्यादा उस प्रॉब्लम पे ही जा रहा था कि गुरुजी ये प्रॉब्लम खत्म कब होगी, ये प्रॉब्लम तो कब से चल रही है, एंडलेसली तंग कर रही है। तो इसको आप खत्म करो प्लीज गुरुजी, प्लीज कुछ कर दो, प्लीज कुछ कर दो। मतलब आई थिंक कि वो भी सोचते होंगे कि भगवान को तंग करते हो तुम एक ही बात रिपीट करके। बट जब मैं लास्ट 3-4 दिन पहले जब वो सत्संग पे गई, एक शब्द वैसा प्ले हुआ जो कभी कहीं किसी ने ना सुना हो और जो कभी किसी सत्संग में प्ले नहीं होता हो, लेकिन वो सत्संग मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली जो जो हमारी प्रॉब्लम थी और उसका आंसर था। सो महाराज ने ऐसे सुनाया और वो रात को जब मैं घर आई मैंने ऐसे चैन की नींद सोई, क्योंकि मुझे पता लग गया कि महाराज बिल्कुल सुनते हो। हम डोल जाते हैं, लेकिन आप हमें डोलने भी नहीं देते हो, आप हमें हमेशा ही संभालते रहते हो। हर चीज का शुक्राना है, अच्छी संगत महाराज ने दी है, और उन्हीं के साथ उठना बैठना, बाकी दुनिया से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम ड्यूटीज करते हैं एज अ मदर, एज अ वाइफ और एज अ ग्रैंड मदर, हर चीज करते हैं। वहां भी महाराज ने संभाला हुआ है, ड्यूटीज करने लायक बनाया है। नहीं तो हम किसी काबिल नहीं है, वही बनाते हैं। एंड मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत बीमार हुई थी जब वो 1 महीने की थी, वो भी महाराज ने ऐसे संभाला। वो भी एक बहुत ही प्यारा सत्संग है जहाँ गुरुजी ने साक्षात दिखाया कि मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल संभाल लिया है। मैं वो फटाफट सत्संग सुना देती हूँ क्योंकि टाइम होने जा रहा है। तो ऐसे था कि मेरी ग्रैंड डॉटर 1 महीने की जब हुई, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बच्चा पैदा हुआ था। एंड उसको 1 महीने के बाद मदर को कुछ इन्फेक्शन हो गई थी, तो मदर ने एंटीबायोटिक्स खानी पड़ी। अब बेबी का जो लिवर होता है वो बड़ा छोटा सा होता है, तो उसके लिवर ने अब्सॉर्ब कर लिया वो एंटीबायोटिक्स। एंड उसको हेपेटाइटिस हो गया। अब वो काफी सिवियर था, इतना सिवियर था कि मैं जब उसको मिली बच्चे को 1 महीने के बाद, तो मैंने देखा ये तो पीला बच्चा है, बिल्कुल येलो कलर का, जैसे किसी ने हल्दी मल्दी होती है उस पे। तो मैं देख के मैं बहुत बच्चे को देखती थी तो मेरे को बहुत दुख लगता था। तो मैं सिर्फ मंत्र जाप करती थी, महाराज की तरफ देखती थी, महाराज मेरे को बीमार कर दो, इसे ठीक कर दो, ऐसे होता था। एंड वहां पर सिस्टम ऐसा है कि माँ बाप जाते हैं डॉक्टर पास, हम नहीं जा सकते। तो मैंने मैंने एक संगत को दिल्ली में फोन किया और मैंने कहा कि महाराज से मैं कैसे उनको सुनाऊं, अपना अपनी अरदास कैसे सुनाऊं। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेज रही हूँ, आप वो प्लेलिस्ट खोलना और गुरुजी महाराज के साथ बैठ के संगत करना। तो मैंने सोचा यहाँ पर अभी जर्मनी में आपके पास कुछ नहीं है, ना दिया ना अगरबत्ती, कुछ नहीं है। तो मैंने वही एक बल्ब जला दिया उनके आगे। एंड चाय प्रसाद रखी, नमकीन एंड मीठे बिस्किट रखे, थोड़े फ्रूट रख लिए और प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा फोकस किया और महाराज के आगे मैं बैठ गई। जब मैं गुरुजी महाराज के आगे बैठी तो अ, थोड़ी देर के बाद जो मैं एक छोटी सी स्वरूप ले गई थी और फोन पे भी एक स्वरूप खोल दिया था, वो पूरा स्वरूप येलो हो गया। तो मैंने सोचा, मैं अपने ऊपर डाउट कर रही थी कि शायद मैं वो देख रही हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ। तो फिर भी मेरा फोकस पूरा था, मैं महाराज की तरफ ही देख रही थी, उन्हीं के शब्द पे ध्यान दे रही थी। और अकेली थी घर में तो मेरे लिए बहुत इजी था ये करना। कुछ देर के बाद जो फोन पे नोटिफिकेशंस आते हैं, एक नोटिफिकेशन आया, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो मैंने सोचा एक एयर मार्शल अनिल चोपड़ा तो हैं जो गुरुजी की संगत भी हैं, तो शायद मैंने इनका सत्संग अभी तक सुना कभी नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज ना ये सत्संग के बाद इनका मैं मैं इनका सत्संग सुनूंगी। अब वो प्लेलिस्ट 1.25 घंटे की थी, तो मैंने वेट किया।
प्लेलिस्ट के बाद मैंने कहा बहुत लंबा हो गया। मैं छोटा सा सत्संग इनके नाम का टाइप किया, ढूंढा, 12 मिनट का सत्संग मिला। और वो सत्संग एग्जैक्टली यही स्टोरी, यही बात थी कि वो कहते मैं पहली बार गुरुजी महाराज के पास गया, मुझे हेपेटाइटिस था और मेरा बहुत हाई बिलीरुबिन था। और मेरे को गुरुजी ने पहली बार मैं मिला और गुरुजी ने कहा तू जा, तेरा कल्याण कीता। तब मैं समझी कि ये मैसेज मेरे लिए गुरुजी ने ही पॉप अप किया था। एंड मैंने अच्छा, और वो जो स्वरूप येलो हो गया था वो वापस पिंक हो गया। अब मैं समझ गई कि आज जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी, अच्छी न्यूज आएगी। तो वही हुआ, जब बच्चे को डॉक्टर पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि शी इज लुकिंग फाइन, शी इज लुकिंग बेटर, नॉट फाइन, शी इज लुकिंग बेटर। आज मैं इसका ब्लड टेस्ट नहीं लूंगी। अब देखो, कोई दवाई चेंज नहीं, कुछ नहीं, दवाई तो दे ही नहीं सकते इतने छोटे बच्चे को। खाली ये कहा इसको धूप में रखना जितना रख सकते हो। एंड गुरुजी की कृपा से वो बच्चा ठीक होने शुरू हो गया। साथ ही मुझे मेरे को पता नहीं था, मेरे को वहां जाके पता लगा कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ है। तो मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मैं 15 दिन के बाद अपना ट्रिप शॉर्ट करके आ रही थी वापस। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। मैंने कहा महाराज, मैंने तो बच्चे की आंखें भी नहीं देखी, बिकॉज मैं जब से आई हूँ ये सोई हुई है, बिकॉज बीमार बच्चा था, ये खाली सोती रहती है। मैंने तो अपने बच्चे की आंखें नहीं देखी अब तक। एंड एक दिन पहले चलने से मैंने, वो बच्चे ने आंखें खोल के आंखें घुमाई, देखी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आप इतनी छोटी अरदास सुनते हो। मतलब हमारे लिए तो सब कुछ उस टाइम बड़ा होता है, महाराज के लिए हर चीज छोटी है। वो सब सुनते हैं और सब कृपा ही कृपा करते हैं। और बहुत सारे सत्संग हैं, एंडलेस सत्संग हैं। मैं एक और सुना देती हूँ, जो अगेन बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन उस टाइम वो बात छोटी, अब छोटी लगती, उस टाइम वो बातें बड़ी होती हैं। तो दोनों बेटे एक बारी बॉम्बे से एक कोई हिल चल, वही ट्रेकिंग के लिए गए थे। और चढ़ते 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 कहाँ चले गए उनको ही नहीं पता। एंड वो बिल्कुल वहां पर जीपीएस नहीं था। तो वो बिल्कुल गुम हो गए थे, गायब। उनको पता ही नहीं अब नीचे वापस कौन सा रास्ता लेके पहुंचे। तो वहां कहीं से भी नहीं एक काला कुत्ता आ गया। और वो कुत्ते ने इनको रास्ता, पूरा रास्ता दिखाया नीचे आने तक। तब तक नहीं छोड़ा जब तक ये नीचे आए थे। थोड़े दिनों, थोड़े नहीं, थोड़े सालों के बाद मुझे अम, एक अंकल ने कहा, एक संगत जो शिव पुराण बहुत डीपली पढ़ते हैं और समझते हैं, वो कहते हैं कि ये जो काले कुत्ते होते हैं वो तो प्रथम गण होते हैं गुरु जी के। वो तो वो ऐसे ही नहीं हुआ जो उनको रास्ता दिखाने के लिए कहाँ से आया, महाराज ने भेजा था। तो ये, चाहे उस टाइम अच्छा बच्चे गुम हो जाते, उनको समझ न आती तो क्या से क्या होता। एक एक आध बारी ऐसे भी हुआ है कि मेरा छोटे बेटे ने, वो कहीं जा रहा था आउट ऑफ दिल्ली बाय रोड, तो उसने कहा कि हमारे आंखों के आगे 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 वाली गाड़ियां उल्टी हुई और घूमी और बैंग हुई, और हम बिल्कुल बच गए। बिल्कुल, क्योंकि ड्राइवर ने एकदम गाड़ी बचा ली हमारी। तो ये कौन करा रहे हैं हर चीज में, महाराज हर पल हर एक के साथ हैं और हर चीज में संभाल रहे हैं, हर मोमेंट को देख रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात है, अब हम समझ गए हैं इतनी उनकी कृपा देख के कि महाराज हमारे मन में है। इसीलिए पहले तो हम सोचते थे हम बोले ना कुछ, अब तो हम सोचे भी ना, बिकॉज महाराज हमारी सोच में भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो कभी कभी माइंड चलता है ऐसे वैसे, तो मैं बोलती हूँ नहीं, बिल्कुल चेंज कर दो, स्टॉप। और घटते 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 अब वो भी चीजें कम हो गई हैं। तो हम अपने आप में ही बड़ी चेंज देखते हैं, और पहले और आज में। और सेकेंडली, ये वो गुरुजी महाराज हैं जो बिना बोले हमें हमें बदल रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें हाथ पकड़ के रास्ते पे, सही रास्ते पे चला रहे हैं। सो ऐसे
ऐसे गुरु का हम क्या शुक्राना कर सकते हैं? शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है। हमारा शुक्राना बस यही है कि हम अपने आप को उनकी कृपा के लायक बनाते रहें, दिन-ब-दिन यही कोशिश बनी रहे। सो शुक्राना, जय गुरु जी एंड इस प्लेटफ़ॉर्म का और जो सुन रहे हैं सबका शुक्राना। थैंक यू गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you, Auntie. Thank you for sharing beautiful blessings as always. Thank you, Maharaj. Thank you for sending Auntie and sharing these beautiful blessings with Guru Parivar. And कितने सादगी से आपने हमें बहुत सारे messages दिए. And thank you, Maharaj. Thank you once again for sending Auntie. And hope we just take some out of this and we become a better person as Guruji wants us to be. Banda ban jao, है ना? Thank you, Auntie. Thank you so much once again. Over to you, Suresh Uncle. Jai Guruji Maharaj. जय गुरु जी महाराज। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आरती आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाए हैं, पहले भी सुने हुए हैं, लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कोई ना कोई नया मैसेज मिलता है आपके सत्संगों से भी। तो मैं शुरू में अटेंड नहीं कर पा रहा था, कुछ आई वाज हेल्ड अप समवेयर। गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा। संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं।